हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ राजकुमार हिरानी के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया। दिस इज़ वेरी वियर्ड कि बहुत लोग राजकुमार हिरानी के बारे में जानना चाह रहे थे। मे बी मैंने अनुराग कश्यप के बारे में लिखा था, तो बोला था बेसिकली, वीडियो बनाए थे, तो मे बी पीपल वांट टू नो माय ओपिनियन अबाउट राजकुमार हिरानी की, राजकुमार हिरानी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार हिरानी जो हैं वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर हैं, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। राजकुमार हिरानी बेसिकली एफटीआई से हैं और उन्होंने एडिटिंग में डिप्लोमा किया था। ही वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर एंड ही वांटेड टू गो इनटू एडिट डायरेक्शन बेसिकली इन एफटीआई, बट उनको नहीं मिला एडमिशन, उनको एडिटिंग में मिला, तो उन्होंने एडिटिंग से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद वो मुंबई गए और मुंबई में उनको काम बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। फिर भी वो छोटा मोटा एडिटिंग का काम करते रहे, करते 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 धीमे धीमे उनको डायरेक्शन की चीज़ें मिलने लगी, तो वो डायरेक्शन करने लगे। और उसके बाद धीमे धीमे उनकी विधु विनोद चोपड़ा से मुलाकात हुई, जो कि खुद एफटीआई से थे, और विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी पहली शॉर्ट फिल्म जो थी वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। सो ही वॉज ऑलरेडी बिग, और उन्होंने परिंदा जैसी फिल्म बनाई थी, जो परिंदा वैसे भी बहुत बड़ी आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। सो ही वॉज मेकिंग 1942 अ लव स्टोरी। वहाँ पे एज अ असिस्टेंट एडिटर के तौर पे इनको बुलाया गया था। वहाँ राजकुमार हिरानी से इनकी बात हुई और इन लोगों की दोस्ती हो गई। उसके बाद मिशन कश्मीर में राजकुमार हिरानी ने एडिट किया उनकी फिल्म को, उसमें कुछ चंक्स एडिट करने थे, तो राजकुमार हिरानी को उन्होंने बुलाया। उसके बाद इनकी दोस्ती हो गई और राजकुमार हिरानी ने इनको एक स्क्रिप्ट बताई कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं भी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूँ और पिक्चर बनाओ, पर मैं बहुत ज़्यादा बजट नहीं दूंगा। तो उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को अप्रोच किया, पर ज़्यादातर एक्टर्स ने उस फिल्म के लिए मना कर दिया, क्योंकि फिल्म बहुत ही सिंपल सी थी एंड बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाइटिंग नहीं थी पिक्चर में। तो खैर एनीवे, संजय दत्त का करियर उस वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। संजय दत्त ने हाँ बोल दी, क्योंकि वो ऑलरेडी विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम कर चुके थे, अच्छी दोस्ती थी। सो उन्होंने हाँ बोल दी। उसके बाद वो पिक्चर बनी, और मुन्ना भाई एमबीबीएस वो पिक्चर है जिसने मेरे ख्याल से सिनेमा को बहुत ज़्यादा हद तक चेंज कर दिया, एंड राजकुमार हिरानी का जन्म हुआ, संजय दत्त का करियर रिवाइव हो गया। मुझे आज भी याद है कि मैं कल हो ना हो देखने गया था 2003 में, और कल हो ना हो के टिकट मुझे मिले नहीं थे। तो फिर मैं ये एक पिक्चर देखने चला गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस करके, जिसका मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, पर वो लगी हुई थी और मेरा घर वापस आने का मन नहीं था, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था। तो मैं वो पिक्चर देखने अंदर चला गया। मुझे लगा था संजय दत्त की पिक्चर है तो वही होगा, मार धाड़ रिवेंज ड्रामा थ्रिलर विलर टाइप का कुछ कुछ होगा उसमें, पर पिक्चर मतलब अलग ही लेवल पे थी। और पिक्चर आधी निकल गई और मैं मज़े कर रहा हूँ पिक्चर में, अब मुझे लग रहा है कि अब पिक्चर में मार धाड़ शुरू होगी, रिवेंज ड्रामा शुरू होगा, पर पिक्चर कहीं भी आपको इमोशनल नहीं करती है। मतलब कहीं भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, क्लाइमैक्स को छोड़ के कहीं भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है जहाँ पे आपको लगता है कि पिक्चर बहुत डल हो रही है। एक एक सीन जो था वो आगे के सीन की तरफ जा रहा था, जो भी कैरेक्टर्स थे उनका कोई मीनिंग था, मतलब था, वो रिडंडेंट नहीं थे, जो नॉर्मल पिक्चर में होता है कि कॉमेडियंस आते हैं कुछ करते हैं। बट हर चीज़ जो थी बहुत ही फिक्स थी, बहुत ही अच्छा टाइट स्क्रीन प्ले था। इतना अच्छा स्क्रीन प्ले मैंने देखा नहीं था। क्लाइमैक्स भी ऐसा था कि क्लाइमैक्स ऐसा नहीं था कि बहुत हाई एंड पे ले जाके उन्होंने ख़त्म किया। हालांकि क्लाइमैक्स उसका हाई था, पर इतना भी हाई नहीं था कि एंड में फाइटिंग हो रही है, लोग ऊपर से कूद रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। मतलब सिंपल सा क्लाइमैक्स था, सिंपल सी फिल्म थी। और ऐसी सिंपल सी फिल्म बहुत टाइम के बाद मैंने देखी थी, क्योंकि इससे पहले रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा था, शाहरुख खान रोमांटिक फिल्में कर रहे थे। उस इस पिक्चर में रोमांस बहुत ज़्यादा नहीं था। जो रोमांस को इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया था। मतलब जो लड़की जिससे वो प्यार करता है संजय दत्त, उसमें ग्रेसी सिंह, वो कहीं न कहीं बोमन ईरानी से कनेक्टेड थी, और उसी वजह से सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे क्रिएट हुए थे इस पिक्चर में। और एक चीज़ जो मैंने राजकुमार ईरानी की सारी पिक्चरों में देखी है वो ये है कि हीरो और जो विलेन होता है पिक्चर में, वो हमेशा लड़की के थ्रू कनेक्ट होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हीरो का डायरेक्ट पंगा है विलेन के साथ। आप मुन्ना भाई देखो तो उसमें बेसिकली अगर आप देखो तो संजय दत्त बोमन ईरानी से मिलता ही नहीं है, और जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं वो बेसिकली लड़की की वजह से कनेक्ट होते हैं। मतलब वो दोनों लड़की के वजह से कनेक्ट होते हैं। और बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब संजय दत्त माफ़ कर देता है बोमन ईरानी को कि चलो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगेन कनेक्शन जो होता है वो लड़की के थ्रू निकल के आता है। जैसे वो बेंच वाला सीन है जो बड़ा आइकॉनिक सीन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन, जिसमें मुन्ना भैया कहता है कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया मामू, अब मैं तेरे साथ आगे कुछ गलत नहीं करूंगा। मेरे को एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की है चिंकी। चिंकी बेसिकली उसकी बेटी होती है। तो वहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और वापस जब वो बाहर निकल रहा होता है वापस वो अंदर आ जाता है, और लड़की के थ्रू कनेक्शन क्रिएट होता है। फिर लगे रहो मुन्ना भाई, अगर आप देखो तो लगे रहो मुन्ना भाई में भी सेम चीज़ है। विद्या बालन के थ्रू बेसिकली लकी जो होता है बोमन ईरानी, वो उसका दोस्त होता है संजय दत्त का, पर लड़की के थ्रू कनेक्शन होता है, लड़की के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो राजकुमार ईरानी फिल्मों में बेसिकली लड़की के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। इवन पीके आप देखो तो पीके पिक्चर में भी जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली अनुष्का शर्मा की थी, जिसमें आमिर खान जाके उसको सॉल्व करता है। उसका डायरेक्टली उस बाबा से, सौरभ शुक्ला जो बाबा बनता है, उससे कोई पंगा नहीं था।
वैसे थ्री इडियट्स है, थ्री इडियट्स में भी वैसे तो डायरेक्टली आमिर खान और बोमन रानी के बीच में एक टफल चलती रहती है, पर जो कनेक्शन है उन दोनों के बीच में वो लड़की ही रहती है। और ये आप देखोगे लड़की जो भी इनकी फिल्मों में यूज़ होती है या हीरोइन जो भी यूज़ होती है, वो हीरो और विलन दोनों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है, और उसके पास हमेशा डायलेमा रहता है कि इस साइड जाए कि उस साइड जाए। तो ये एक फंडा वो लोग फॉलो करते हैं, और हमेशा किसी भी डायरेक्टर की ना जो थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक जगह से मैच करती है। जैसे इम्तियाज़ अली की फिल्में भी ज़्यादातर जब एक जैसी होती हैं, राजकुमार हिरानी की फिल्में भी एक जैसी होती हैं, हालांकि डायलॉग्स अलग होते हैं, जोक्स अलग होते हैं, बैकग्राउंड अलग होता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है राजकुमार हिरानी की वो ये है कि वो बहुत मेहनत करते हैं स्क्रिप्टिंग पे, बहुत टाइम लेते हैं स्क्रिप्टिंग पे। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ या अपने एनालिसिस से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक डीओपी का इंटरव्यू लिया था जिनका नाम है सीके मुरलीधरन, जिनका इंटरव्यू आपको मेरे चैनल पे नीचे मिल जाएगा। आप उनका इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे का इंटरव्यू है, देखो, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू आपको नहीं देखने को मिला होगा। जब आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजकुमार हिरानी अपनी पिक्चर पे कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। तो सीके मुरलीधरन ने मुझे बताया था कि राजकुमार हिरानी जो है वो अपनी एक एक फिल्म में 300 ड्राफ्ट्स लिखते हैं। 300 ड्राफ्ट्स का मतलब समझ रहे हो आप कितने चेंजेस करोगे आप। और जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हो तो जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो तो वो कचरा ही होता है, वो क्रैप होता है। आप उसको बार बार रिवाइज करते हो, चेंजेस करते हो, चेंजेस कर करके वो बेटर होना शुरू होता है। एंड दैट इज हाउ अ स्क्रिप्ट बिकम्स अ गुड स्क्रिप्ट। और मोस्टली जो मुंबई में जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो अपनी स्क्रिप्ट जो एक बार लिख देते हैं, मोस्टली फर्स्ट ड्राफ्ट पे ही शूटिंग शुरू हो जाती है, सेकंड ड्राफ्ट पे ही शूटिंग शुरू होती है। बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट में, बेसिकली सेकंड थर्ड ड्राफ्ट तक आजकल पहुंचता ही नहीं है। तो ड्राफ्टिंग का जो मतलब है वो बेसिकली ये नहीं है कि आपने फाइनल ड्राफ्ट खोला, आपने उसमें 2 चेंजेस किए और ड्राफ्ट चेंज हो गया। ड्राफ्टिंग का मतलब जो इनिशियल डेज में था वो ये था कि आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, अब आप उसके स्क्रिप्ट को किनारे करते हो, आपको पूरी स्टोरी पता है, आप फिर से पूरा ड्राफ्ट लिखते हो, फिर आप उस स्टोरी को किनारे करते हो और आप फिर से पूरा ड्राफ्ट लिखते हो। मतलब आप समझ लो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती थी। अभी तो उतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि आप कंप्यूटर पे जाते हो, चेंजेस कर देते हो उसमें और सारे चेंजेस हो जाते हैं। पर पहले पूरा का पूरा स्क्रिप्ट दोबारा लिखा जाता था, विच ड्यू टू विच उसमें जो एरर्स थी वो हर बार निकलती आती थी। जितनी बार आप उसे रिफाइन करते थे उसमें उतनी ज़्यादा एरर्स निकलती आती थी। और एक चीज़ और भी आप नोटिस करोगे जो अच्छी पिक्चरों में होती है वो ये होती है कि जो भी चीज़ फर्स्ट हाफ में इंट्रोड्यूस की जाती है उसको सेकंड हाफ में ज़रूर यूज़ किया जाता है। जो भी कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं फर्स्ट हाफ में या एक बार आते हैं वो दोबारा ज़रूर रीअकर होते हैं। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी स्क्रिप्ट पर वर्क करते हैं। लाइक एक बार आपने स्क्रिप्ट लिख दी, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, कोई ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, अब आपको नहीं पता उसका कहाँ और इस्तेमाल करना है। जब आप सेकंड ड्राफ्ट लिख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ें कहाँ पे हैं, तो आप उसको दोबारा से लेके आ सकते हो, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइनर कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बार इस्तेमाल करते हो स्क्रिप्ट में, और जब सेकंड टाइम आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हो तो आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हो। एंड दैट क्रिएट्स अ रिमेंबरेंस वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस। और ऑडियंस को लगता है कि टाइट स्क्रिप्ट है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जब लोग कहते हैं ना टाइट स्क्रिप्ट है, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें आपको इंट्रोड्यूस की गई थी उस फिल्म में उन सब का अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है राजकुमार हिरानी की। और माधवन, अगर आप राजकुमार हिरानी का फिल्म कंपेनियन की जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो डाउनलोड करोगे तो उसमें अच्छी बात यह है कि शुरुआत में इंटरव्यूज़ हैं राजकुमार हिरानी के, और इंटरव्यूज़ हैं एक्टर्स के साथ। लाइक 3 इडियट्स की जो स्क्रिप्ट है उसमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ हैं माधवन के, आमिर खान के, करीना कपूर के, शर्मन जोशी के, राजकुमार हिरानी के कि फिल्म कैसे बनाई, क्या हुआ। तो माधवन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था और वो राजकुमार हिरानी से एक बार मिला भी था और राजकुमार हिरानी की फिल्में देख के बहुत इंस्पायर हुआ था। और उसने उनको एक फिल्म ऑफर की थी, वो जो फाइट वाली फिल्म थी जिसमें रितिका सिंह करके एक लड़की थी जो बॉक्सर बनी हुई थी, मैं नाम भूल गया उस पिक्चर का। कोई गुस्से वाली फिल्म थी, उसमें गुस्सैल टाइप का बना था। तो वो वाली फिल्म जो थी उसने राजकुमार हिरानी को ऑफर की थी कि इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। राजकुमार हिरानी ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा जॉनर नहीं है। तो उसने कहा कि आप स्क्रिप्ट पे हेल्प कर दो। राजकुमार हिरानी ने उसके लिए भी शायद मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन माई नेक्स्ट फिल्म। तब शायद वो लगे रहो मुन्ना भाई बना रहे थे। उसके बाद जब 3 इडियट्स की बात हुई तो राजकुमार हिरानी क्योंकि माधवन से मिल चुके थे, तो माधवन को ने एक उससे कुछ टाइम पहले माधवन ने अपनी बीवी के कहने पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी द सीक्रेट, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र था। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं तुम भी अपनी लिस्ट बनाते हो उन डायरेक्टर्स की जिनके साथ तुम काम करना चाहते हो। और कोइंसिडेंटली माधवन ने जो सबसे ऊपर नाम लिखा था उसमें थे राजकुमार हिरानी। तो राजकुमार हिरानी का 3 दिन बाद ही माधवन बताते हैं कॉल आ गया था, और कॉल आके उन्होंने बोला कि तुम मेरे से ऑफिस में मिलने आ सकते हो क्या। माधवन मिलने गया और रोल के लिए सिलेक्ट हुआ और 3 इडियट्स बनी। एंड व्हाट अ फिल्म इट वाज, मतलब कमाल की फिल्म थी। अगेन एवरीथिंग वाज वेल कनेक्टेड, एवरीथिंग वाज वेल डन इन दैट फिल्म। तो वहाँ तक राजकुमार हिरानी की जर्नी बहुत अच्छी थी। बट आई थिंक अगेन हिज डाउनफॉल स्टार्टेड टू कम फ्रॉम पीके। दो पीके उसकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, 500 करोड़ से ऊपर कमाया, बट मुझे लगता है ये पीके वाज वन ऑफ हिज वीकेस्ट फिल्म। आई डेंट लाइक इट। मुझे मुन्ना भाई अभी भी
वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म लगती है। और ये वो बोलते हैं कि मुन्ना भाई जो है वो पैच एडम्स से कॉपी नहीं है। पैच एडम्स रॉबिन विलियम्स की एक फिल्म है जो अगेन मैंने कॉलेज में देखी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड विद अ नाइस फिलॉसफी। मैं कभी उसके बारे में बात करूंगा एंड आई लव दैट फिल्म। उसमें एक थ्योरी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगेन आई विल टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो। बट पैच एडम्स से ये वो पिक्चर बहुत ज़्यादा मेल खाती है, बहुत सारी थ्योरीज पैच एडम्स से मेल खाती हैं। बट राजकुमार हिरानी कहते हैं कि वो उससे इंस्पायर्ड नहीं थे, उन्होंने अपने से वो कॉन्सेप्ट सोचा। आई एग्री विद हिम बिकॉज पैच एडम्स और मुन्ना भाई में वैसे बहुत सारी डिसिमिलैरिटी है, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सेम है। सो मुन्ना भाई इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म। लगे रहो मुन्ना भाई, अगेन मैंने वॉच्ड इट फर्स्ट टाइम, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट जब सेकंड थर्ड व्यूइंग मैंने करी तो पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद मैंने देखा, मुझे वो गांधी वाले इंस्टेंसेस जो है वो थोड़े से बोरिंग लगते हैं, पर बाकी जो मुन्ना और सर्किट के बीच में जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी भी किसी सेकेंडरी एक्टर को इतना ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर नहीं दिया गया था, मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट को, क्योंकि अरशद वारसी उस पिक्चर में कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह ही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। और जो दोनों के बीच में कैमेडर है वो सबसे अच्छा है, मतलब कहीं भी किसी भी लेवल पे ये नहीं होता है। मुन्ना भाई में अगर आप देखो, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मुन्ना भाई अगर हॉस्पिटल चला गया तो सर्किट उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, फिर एक एंग्विश शुरू होगी, फिर एक एनिमिटी शुरू होगी, फिर शायद गुंडागर्दी शुरू हो, मारपीट शुरू हो, वो सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते थे। पर उनको सिरे से राजकुमार हिरानी ने इग्नोर कर दिया। उसने दिखाया कि सर्किट इतना ज़्यादा लॉयल है मुन्ना भाई को लेके कि वो ये सब करने की चीज़ें सोचेगा नहीं, मतलब ईविल थॉट किसी के दिमाग में है ही नहीं। अगर आप मुन्ना भाई देखो तो एक्चुअली कोई भी गलत नहीं है। बोमन ईरानी अपनी जगह सही है, ग्रेसी सिंह अपनी जगह सही है, सुनील दत्त अपनी जगह सही है, संजय दत्त भी अपनी जगह सही है। संजय दत्त कभी भी कोई गलत काम नहीं करता और पहले सीन में ही एस्टैब्लिश हो जाता है। पहला सीन अगर आपने देखा हो जिसमें वो आदमी को कमरे में लेके आते हैं, वो कहता है कि भाई मैंने तो उसके सारे पैसे दे दिए थे तो फिर भी मुझे मारना चाहता है। तो मुन्ना भाई उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और अब हम इससे पैसा वसूलेंगे, जिसके कहने पर उसने किसी दूसरे को किडनैप किया था। वो पहला ओपनिंग सीन देखो, वहीं से एस्टैब्लिश हो जाता है कि मुन्ना कैसा भी आदमी है, वो एक एथिकल आदमी है, वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकता, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो दिल का अच्छा आदमी है। तो पहले ही सीन में ये चीज़ एस्टैब्लिश कर दी थी और कितने कमाल तरीके से एस्टैब्लिश करी है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। उसके बाद उसके फादर आते हैं, फिर वो पूरा सीन होता है जिसमें वो सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि मतलब पापा से उसने चीज़ छुपा के रखी है। अब उस चीज़ की वजह से सीरीज ऑफ एरर्स शुरू होती हैं और आगे की स्टोरी आगे बढ़ती है। बट ओपनिंग सीन में ही सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है कि ये कैरेक्टर इस तरह का है, दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट उस सीन का बहुत ही सर्टेन कैरेक्टर्स का है, बहुत ही सर्टेन सिचुएशंस का, और वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है। सो ऑल फॉर्मूलाज ऑफ फिल्म्स आर फॉलोड देयर। So this is what I like about Rajkumar Hirani, that Rajkumar Hirani takes his own time, he has patience, he gives times to editing, he gives times to scripting, he gives time to shooting the film shoot बहुत अच्छी होती है। he has worked with one of the top most cinematographers of the like विनोद प्रधान ने पहली फिल्म शूट की थी मुन्ना भाई MBBS में, विनोद प्रधान ने किया था। विनोद प्रधान को फिल्म इंडस्ट्री का मतलब बाप कहा जाता है, सबसे टॉप DOP हमेशा माने जाते हैं वो। एंड उनके बाकी आगे की फिल्में सीके मुरलीधरन ने करी थी, फिर सीके मुरलीधरन ने 3 इयर्स के बाद उन्होंने अपने DOP चेंज कर दिया, किसी और DOP के साथ काम कर रहे हैं, मेरे को भी नाम याद नहीं है, PK और संजू का। संजू आई डेंट लाइक बिकॉज आई थिंक संजू इज अगेन अ प्रोपेगेंडा फिल्म, क्योंकि ऑफकोर्स संजय दत्त के साथ उन्होंने इतनी फिल्में करी हैं कि एक एफिनिटी डेवलप हो जाती है। सो टू वाइट वॉश संजय दत्त क्राइम उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। पिक्चर अच्छी थी, इन पार्ट्स अच्छी थी, पर वो स्टैंड नहीं करती है वहाँ पे जहाँ पे इनकी प्रीवियस पिक्चरें थी। तो अगेन कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो राजकुमार हिरानी का भी गिरा है, बिकॉज अगेन ही हैज स्टार्टेड वर्किंग विद स्टार्स, बिगर स्टार्स। लाइक संजय दत्त को तुम जो बोलोगे वो कर देगा, संजय दत्त को फर्क ही नहीं पड़ता, पिक्चर हिट जा रही फ्लॉप जा रही, उसको पैसा दो वो आ जाता है सेट पे। पर जो बिगर स्टार्स हैं वो अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं डायरेक्ट एक्टर्स के पर्सोना से, और वहाँ से चेंजेस शुरू होते हैं। लाइक अभिनव सिन्हा है ना, किसने अभिनव सिन्हा ने रावण बनाई थी, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर बट अगेन बैड फिल्म। और तुमबिन बनाई है उन्होंने, जैसे उससे पहले अच्छी पिक्चर थी, उससे अलावा भी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है उन्होंने। और उसके अलावा जैसे ये हैरी मेट सेजल आई थी, नहीं व्हेन हैरी मेट सेजल तो इम्तियाज अली की थी, जीरो आई थी जो। तो जीरो के जो डायरेक्टर है आनंद राय, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑसम डायरेक्टर्स, मतलब फैबुलस डायरेक्टर्स। बट अगेन सी व्हाट ही इज डन विद जीरो, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर सेम चीज कैसे बना सकता है, मतलब इतना अच्छा डायरेक्टर इतना कचरा कैसे बना सकता है। हॉलीवुड में आपको देखने को नहीं मिलता है, पर बॉलीवुड में आपको अक्सर देखने को मिलता है। कई बार डायरेक्टर्स खराब कंटेंट बनाते हैं। अब जैसे श्रीराम राघवन ने बनाई थी एजेंट विनोद, श्रीराम राघवन अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, दोनों भाई जो है कमाल के हैं, श्रीराम राघवन दोनों ही कमाल के डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं। बट जब वो किसी बड़े एक्टर के साथ फिल्म बनाते हैं अगेन वही प्रॉब्लम होती है कि एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे होता है दैट दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस, वो चीज़ें चेंज कराते हैं, सीन चेंज कराते हैं, और वो
कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि डायरेक्टर फिल्म को पूरी तरह से देख रहा होता है। एक्टर को कभी भी आप स्क्रिप्ट भी सुनाओगे ना, तो वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है, कभी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं सोच रहा होता है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट राजकुमार हिरानी, दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स। उनका अभी जो ब्लॉकबस्टर रेशियो है वो 100/100 है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ राजमौली का है। एंड राजमौली अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डायरेक्टर्स। राजमौली की फिल्मों में लॉजिक्स नहीं होते, बट हाईली एंटरटेनिंग फिल्में होती है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों में लॉजिक्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं हमको वो जो आनंद फिल्म के डायरेक्टर हैं उनकी याद दिलाते हैं। मैं अगेन मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ इन सबके। सो कहने का मतलब ये है, ऋषिकेश मुखर्जी, सॉरी यस, ऋषिकेश मुखर्जी की याद दिलाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में बहुत सिंपल होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सिंपल होते थे, उनके रिजोल्यूशन बहुत सिंपल होते थे, क्लाइमैक्स कभी बहुत हाई नहीं होता था, पर क्लाइमैक्स इतना इंटरेस्टिंग होता था कि आपको वो हाई लगता था। So this is the most beautiful thing of Rajkumar Hirani, that if he follows a genre, if he gives characterization to certain characters, like first half में उसने जो characters दिए, उन characters को बहुत ज़्यादा वो change नहीं करता। अगर आप देखोगे तो मुन्ना भाई का जो character शुरुआत में था वो वही था, character arc जो था वो character कभी change नहीं होता उसे किसी फिल्म में। लाइक मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई जो था वो वैसा ही था, और पीके में आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो वैसा ही था, वो बहुत ज़्यादा चेंज, माइनर मेजर चेंजेस नहीं आते उसमें। आप और 3 इडियट्स देखो, 3 इडियट्स में आमिर खान के कैरेक्टर में कोई मेजर चेंज नहीं आता, वो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी चेंज इंडिविजुअल है, वो बेसिकली दुनिया को चेंज करते हैं। तो बेसिकली स्टोरी में आर्क जरूर आता है, पर कैरेक्टर्स में आर्क नहीं आता। बोमन ईरानी की स्टोरी में एंड में एक आर्क आता है जो कि बहुत ही मेजर आर्क है, ये एक डायलॉग से वो, जो ग्रेसी सिंह के एक डायलॉग से वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है राजकुमार हिरानी की फिल्मों में, उनमें कैरेक्टर आर्क नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनके जो एक्शंस होते हैं वो उनके आसपास के लोगों को चेंज कर देते हैं, विच इज अगेन अ वेरी मोटिवेशनल थिंग। आई थिंक राजकुमार हिरानी बिलीव्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड राजकुमार हिरानी ऑल्सो बिलीव्स कि अगर तुम अच्छाई करोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। ही इज़ अ नाइस गाय, एंड जो अच्छे आदमी होते हैं उनकी फिल्में भी उसी तरीके की बनती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा आपकी फिल्मों का हिस्सा बनता है। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जो आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी फिल्मों का हिस्सा बनती है। अगर मैं कहूँ कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, तो स्क्रीन प्ले बेसिकली किसी राइटर की इमेजिनेशन होती है ना, वो जो चीज़ें नहीं कर पाया। अब कई लड़के फिल्मों को फॉलो करते हैं और उनको इस तरह से फॉलो करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दिस इज ट्रूथ एंड आई हैव टू, आई कैन डू दिस जस्ट बिकॉज शोन इन अ फिल्म। बट द फिल्म इज बेसिकली, राइटर जो होता है उसे जिंदगी में और कुछ किया नहीं होता, उसे सिर्फ सपने ही देखे होते हैं। तो जब वो लिखता है तो वो अपनी इमेजिनेशन को लिखता है, और वो इमेजिनेशन को डायरेक्टर स्क्रीन पे लेके आता है। तो ज़रूरी नहीं है वो सच हो, वैसा कभी होता नहीं है, बट that is your belief, that this is how the world should be, this is how that particular situation should be. So according to Rajkumar Hirani, this is his idea of the world where people are not treacherous. बोमन ईरानी या कोई भी कैरेक्टर आप देखो इनकी फिल्मों में, राजकुमार हिरानी की फिल्मों में, वो किसी को बैकस्टैब नहीं करते हैं, वो जेन्युइनली ह्यूमन बींग्स होते हैं। मतलब उनके अंदर कोई गलत इंस्टेंसेस नहीं होते हैं। इवन जो 3 इडियट्स में वो कैरेक्टर है जो फाट करता है बेसिकली और अजीब सी लैंग्वेज में बोलता है, जो आके बेसिकली माधवन और शर्मा जोशी को इंसाइट करता है कि हमें जाके उसको ढूंढना पड़ेगा कि आज मैं ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ। तो वो साइलेंसर शायद है। तो वो जो कैरेक्टर है वो बेसिकली अगर आप देखो तो वो भी अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है। सिचुएशनली वो हमको गलत लग रहा है, पर वो अपनी जगह सही है। लोग इसी तरीके के होते हैं। तो बेसिकली राजकुमार हिरानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली वेरी रियल लाइफ है, रियल लाइफ में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, उनको और सिंपल कर देते हैं। अगर आप राजकुमार हिरानी के कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में बेस करो, उनके अंदर से सारी गलत चीज़ें निकाल दो, तो दैट बिकम्स राजकुमार हिरानीज कैरेक्टर। दे नेवर ट्राई टू हार्म टू मच अदर कैरेक्टर्स, कभी बहुत ज़्यादा हार्म करने की कोशिश नहीं करते। जहाँ पे आपको लगता है कि फिल्म बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, वहीं पर राजकुमार हिरानी टर्न मार देता है। ही नेवर लेट्स हिज फिल्म गेट्स टू मच सीरियस। वो इमोशनल करेगा आपको, पर सीरियस नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि आप एकदम से ऐसे हो जाओगे, अच्छा तो अभी तो कॉमेडी चल रही थी, अभी ये क्या होने लगा। यू विल गेट इमोशनल बट यू वोंट गेट वेरी सीरियस अबाउट दोस फिल्म्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ राजकुमार हिरानी। तो दिस वाज माय व्यूज अबाउट राजकुमार हिरानी। आई होप कि आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं लगे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विच यू डोंट, प्लीज़ डू दैट। थोड़ा शेयर करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।